हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने बोला था 18 मार्च की शिफ्ट 3 हम आपके लिए लेके आ गए हैं और इसी के साथ आपकी पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। मेरे जो नॉलेज में है वो आपका 10, 11 और 12 दो डेट्स की 6 शिफ्ट छूटी हुई हैं, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। फर्स्टली मैं सोच रही थी कि वीडियो नहीं बनाती हूँ, पर मैं उन 6 शिफ्ट को भी बना दूंगी वीडियो, तो आपकी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी 2 तारीख से लेके 18 तारीख तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं। ठीक है, पहले मैं सोच रही थी स्किप कर देते, छोड़ते हैं, काफी छूट गया है वो 6 शिफ्ट, बट मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगी और 18 की शिफ्ट 3 के साथ हमारी पूरी प्लेलिस्ट हो जाएगी खत्म। ठीक है, चलो देखो जो क्वेश्चंस मिले हैं ज्यादातर तो मिल ही गए। कानपुर के 1857 का विद्रोह आया था, इसका दमन किसने किया था? सर कॉलिन कैंपेबल जी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो चला था। कांग्रेस रेडियो जो था वो किसने शुरू करा था? वो उषा मेहता जी के द्वारा शुरू करा गया था। एक बात बताओ पहले, 1857 का विद्रोह का दमन इन्होंने किया था और कानपुर से नेतृत्व किसने किया था बच्चे? नाना साहब ने, है ना, बताया था। इनका वैसे नाम क्या था? धोड़ू पंत। ठीक है, वैसे नाम आएगा नहीं बट लिख देते हैं। चलो आगे चलते हैं। और अभी जो एक करंट क्वेश्चन मिलता है आपको कि विद्रोह के बाद वो कहाँ चले गए थे, तो नेपाल चले गए थे। ये क्वेश्चन आपको और मिला था, तो नेपाल चले गए थे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो गुप्त रूप से था ये किसने शुरू किया था? उषा मेहता जी के द्वारा आपका शुरू करा गया था रेडियो सर्विस। कब? डेट लिखो यहाँ पर, 14 अगस्त 1942 को। तो इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ कहा? मुंबई में, या जिसको पहले बॉम्बे बोलते थे, मुंबई में इन्होंने इस स्टेट को अपना रेडियो खुफिया रेडियो शुरू किया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य है? कर्नाटक है हमारा राज्य। देखो अगर राज्य की पूछेंगे ना तो कर्नाटक आ जाएगा, और अगर वैश्विक पूछेंगे, ग्लोबल पूछेंगे, ग्लोबल में जाएंगे या विश्व में जाएंगे तो सबसे टॉप पर कौन है? ब्राजील। क्लियर? ब्राजील सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है जो पूरे विश्व की कॉफी का अप्रोक्सीमेटली 40% पूरा करता है। ठीक है, फर्स्टली तो आपका आ गया ब्राजील। जो दूसरे नंबर पे देश आएगा वो आ जाएगा आपका वियतनाम। ये आपकी बात हो रही है ग्लोबली, यानी कि वैश्विक दृष्टिकोण से पूरे विश्व में। लेकिन जब आप राज्य में आएंगे, राज्य में, तो आपका क्या मिलेगा? कर्नाटक। सही है, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा किस पार्टी से संबंधित है? अरे एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन आपसे किसी एग्जाम में बना था कि कर्नाटक जो काफी बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है वो कितने % की हिस्सेदारी रखता है कॉफी उत्पादन में? तो लगभग 71% पूरा करता है हमारा कौन? कर्नाटका। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मुझे याद आया अभी। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी जो है किस पार्टी से संबंधित है? आपकी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। प्रसिद्ध सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? देखो बच्चे सांची स्तूप से क्वेश्चन आया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि आपका प्लेस पूछा था कि नहीं। मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की है, तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है ये, और किसके? अशोक महान जी के द्वारा आपका करवाया गया था निर्माण। तो अगर क्वेश्चन आया होगा तो इसी से आया, इजी सा क्वेश्चन आया था, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस शताब्दी में? तो तीसरी शताब्दी में आपका ये निर्माण करवाया गया था। ठीक है, एक्चुअल जगह आपकी रायसेन जिला हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें से ही आपका कुछ पूछा गया था और आप यहाँ से कर लोगे, क्योंकि बच्चे की क्लियर शॉर्ट क्वेश्चन था, वन लाइनर देखना था और करना था, सीधा ऐसा था, इसका मतलब हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो सांची स्तूप का क्वेश्चन हो गया हमारा, अशोक जी के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा ये एक बौद्ध स्थल है और यूनेस्को लिस्ट में शामिल है, ये भी लिख लो, और यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। एलम एंद्रा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुरी डांस परफॉर्मर है ये और शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है। क्लियर? नेक्स्ट, आर्टिकल 51 जो है आपका किससे संबंधित है? आपका आर्टिकल 53 है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है।
शांति और सुरक्षा से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आपके आर्टिकल 51 में बताई गई हैं। भारत की फाइबर फसल पूछी गई थी, जिसको कि आप रेशेदार फसलें बोलते हैं, तो कपास, जूट हो जाता है हमारा। इसके अलावा अगर और आप बात करेंगे, आपको ऑप्शन में जूट मिला था, और भांग भी हो जाता है हमारा, जिसको आप हेम्प बोलते हैं। और फाइबर युक्त पौधे आपके गांजा हो गया, है ना। और एक काम और करो, यहाँ पर लिख लो, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और लिखो यहाँ पर, इसकी खेती जो है किस पौधे से की जाती है, तो कैनबिस जीन्स के पौधे से खेती की जाती है। क्लियर, लिख लो, क्योंकि ऑनलाइन पता नहीं एकदम हो सकता है कभी आपको मिल जाए। चलो, तो हमारा जो फाइबर है, क्रॉप्स है ना, इसकी मांग भी बढ़ रही है, हमारा यूज भी होता है फाइबर्स का, रस्सी बनाने में, बोरी बनाने में। इस तरह से आगे चलते हैं। अगस्त 2024 में भारत का जीएसटी संग्रह पूछा गया था, 1.7 लाख करोड़ रुपए था आपका पूरा का पूरा अमाउंट, जो आपका अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग पूछा गया था। नेक्स्ट, किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक नींव पड़ी थी? प्लासी का युद्ध था, जिसके तहत आपकी पड़ी थी कब? 1757 में। पश्चिम बंगाल के प्लासी क्षेत्र में भागीरथी नदी के पूर्व में लड़ा गया था आपका ये युद्ध, तो लिख लो, पश्चिम बंगाल में क्षेत्र आपका कौन सा था? प्लासी। अब तो एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, किस नदी के पास, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, है ना, और भागीरथी नदी के पूर्व में। हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी के द्वारा आपका ये शब्द यूज करा गया था 1906 में। कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कौन सा? कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत उन्होंने यूज किया था, तो आपका जो कांग्रेस अधिवेशन था वो लिखो जरा, कौन सा था? 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में आपका ये शब्द यूज करा गया था। इन क्लियर, जरूरी चीज है इसलिए नोट डाउन करो, क्योंकि आप छोड़ दोगे और हो सकता है आपका गड़बड़ हो जाए। तो स्वराज का जो अर्थ निकाला गया था वो क्या होता है? स्वशासन। एक क्वेश्चन जो आपसे और फ्रेम हो सकता है वो ये है कि किसने स्वराज शब्द का प्रयोग होम रूल के साथ किया था? ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, किसने, ये भी लिख लो, स्वराज शब्द का प्रयोग होम रूल के साथ किया, तो वो थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, हो जाएगा। चलो देखो, वैसे आपके एग्जाम लास्ट है, मुझे पता है लास्ट शिफ्ट है, बच्चे आप लोग वीडियो नहीं देखोगे, पर मैं ये बोलूंगी, भले ही आपका पेपर नहीं था, लेकिन आपको क्वेश्चन हर शिफ्ट के देखने चाहिए। ऐसा नहीं बोल रही मेरे, देखिए आपको जिसका देखना आप देखिए, लेकिन देखिए हर एक शिफ्ट में, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले जो आपको ना आते हो, है ना, इसलिए क्वेश्चन जरूर से जरूर देखिए, नो मैटर व्हाट आपका एग्जाम है या नहीं है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर रहे हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? बहुत बार बता चुके हैं, 8वीं अनुसूची है आपका। और आपका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? कल भी मैंने बताया था 344 और 351 के अनुसार आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषाओं को मान्यता दी थी। स्टार्टिंग में आपकी कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाओं के साथ शुरू किया गया था। इसके बाद आपका 1921 में 1967 में आपका संविधान संशोधन हुआ, 21वां अमेंडमेंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ। तभी कौन सी भाषा को ऐड ऑन किया गया? सिंधी को। इसके बाद आपका 1992 में हुआ 71th अमेंडमेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ लेना। तो यहाँ पर आपकी 3 भाषाओं को ऐड ऑन किया गया था, कौन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी
ठीक है। फिर आपका 92nd संविधान संशोधन हुआ, 92nd अमेंडमेंट शॉर्ट में लिख रहे हैं। वैसे मैं ये आपको सब करवा चुकी हूँ, मेरे ख्याल से तो मैं सब करा चुकी हूँ। जो आपका हुआ कब, 2003 में। इसके तहत आपकी कौन सी भाषाएं ऐड ऑन करी गई थी? बोडो, डोमरी, मैथिली और संताली। इन भाषाओं को आपका 92 जो आर्टिकल था उसके तहत ऐड ऑन किया गया। तो भैया जी हो गई टोटल लैंग्वेज हमारे पास 22। क्लियर? चलो, भारतीय संविधान बच्चे जब हमारे पास था तो टोटल भाग कितने थे? 25। अनुच्छेद कितने थे? 395 मूल रूप में, ठीक है, 395 थे। और अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अब जो संशोधन हुए, संविधानों में संशोधन हो गए, इनमें हो गया है चेंज, तो टोटल पार्ट्स जो है भाग वो 22 से 25 हो गए हैं। आर्टिकल्स हमारे 395 से 448 हो गए हैं, और अनुसूचियां जो है हमारी वो कितनी हो गई हैं? 8 से 12। समझ में आया? किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में नीचे क्वेश्चन जरूर से जरूर अपना प्लेस करें। पारिक समाज की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? आपसे क्वेश्चन बना था। अब यहाँ पर मुझे पता नहीं है वेद कौन सा दिया था यहाँ पर, कि श्रीमद् भगवद गीता या रामचरितमानस, दोनों में से कोई एक दिया था, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक था। वैसे हमारा वेद उपनिषद में मिल जाती है, लेकिन जो ऑप्शन था वो रामचरितमानस या श्रीमद् भगवद गीता से आपको मिला है। पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से अहमदाबाद तक चली थी। और अगर आप बात करोगे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, तो 3 फरवरी 1925 को चली थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? हमारा आर्टिकल 38, जो कि इंक्लूड है पार्ट 4 में, और पार्ट ऑफ डीपीएसपी। और डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। क्लियर? नेक्स्ट, उमर अब्दुल्ला किस राजनीतिक दल का नाम पूछा गया था? तो उनका राजनीतिक दल था जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, नाम से उन्होंने अपना एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को क्रिएट करा था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी की स्थापना आपके किस संशोधन के आधार पर की गई थी? 89th संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। कौन सा? 89th, जो कि हुआ था आपका 2003 में, जिसने एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की थी। आपका जब ये आयोग बना, इसमें शामिल कौन कौन थे? आपके अध्यक्ष शामिल हुए, फिर आपके उपाध्यक्ष शामिल हुए, एंड 3 अदर मेंबर शामिल हुए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, समझो, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इस चीज की, आयोग के जितने भी आपके सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सदस्यों की नियुक्ति होती है बच्चे आपकी राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर? चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म या निवास स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए? अब यहाँ पर सुनो, जो आर्टिकल 16 से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था बच्चे, बट लैंग्वेज ये थी कि नहीं मुझे कंफर्म नहीं है। आर्टिकल 16 से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब आपको लिंग भेदभाव वाला मिला था, कुछ और देखिए पूछा था, बस आर्टिकल 16 से कुछ तो आएगा, ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया, जिसने दिया एक बार प्लीज वेरीफाई कर देना। आप बोलोगे ये नहीं आया था, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आर्टिकल 16 से कुछ तो आया था, ठीक है, मैंने अपने लैंग्वेज में फ्रेम कर दिया है क्वेश्चन को, मैंने बता भी दिया आपको पहले ही। भारत के पहले जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक जो थी, महिला रोबोट शिक्षिका थी, उनका नाम पूछा गया था। आइरिस नाम था भारत के पहले जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का। अच्छा, ये कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था, केरला। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम। चलो नेक्स्ट, पॉलीसैकेराइड की डेफिनेशन आपसे पूछी गई थी डायरेक्ट। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कई मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज इकाइयों से बने होते हैं। एक बात और सुनो, आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है। आपको ऑप्शन में जो डेफिनेशन दी गई है, आप अपने ऑप्शन के थ्रू वहां पर टिक कर रही है, ठीक है। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब करी गई थी? आपका 1991, एक्चुअल डेट क्या थी? 24 जुलाई 1991 को शुरू करा गया था। मतलब आपका 1971 के दशक से शुरू हुआ था आर्थिक शुरुआत।
अब आपका यहाँ पर क्या था, फोकस किस पे किया गया था, पब्लिक सेक्टर पर फोकस करा गया था। क्लियर। और अगर आपको क्वेश्चन कुछ याद आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक आपका क्वेश्चन आया था मैच करने को लेके, हमने यहाँ पर वैसे हमने आपको ये सारे करवाए थे, एक दिन पहले करवाए थे, अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो कर लिया होगा, वरना कोई बात नहीं है। सिंधु घाटी स्थल और इसकी खोज का मिलान करने के लिए आया था, कोई 2 या 3 या 4 ऐसे कुछ दिए थे, मैंने अपने अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। यहाँ पर जो मुझे पता चला वो कालीबंगा और मोहनजोदड़ो भी था मेरे ख्याल से, धौलीवाड़ा धौलीवाड़ा भी, सॉरी धौलावीरा भी पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने सारे आपको मेंशन कर दिया, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से पिक कर ले। मैंने कोशिश की मैच का मैं जैसे करवा सकती थी भाई, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी। ठीक है, तो आपका स्थल क्या था, हड़प्पा, जिसकी की खोज करता, ये मैंने करवाया था एक दिन पहले, जस्ट याद होगा किसी को। हड़प्पा दयाराम साहनी ने की थी, उत्खनन करता थे, खोज करता या उत्खनन करता बोल सकते हैं, 1921। मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी के द्वारा हुई थी 1922। कालीबंगा बीडी लाल और बीके थापन जी ने मिलकर की थी 1953। लोथल आपका एस आर राव जी के द्वारा उत्खनन किया गया था, कब, 1954। और धौलावीरा जो है जेपी जोशी ने, कब, 1960 में। आप जरा पिछली वीडियो में जरा फ्लैशबैक में जाओ भैया जी, हमने आपको स्थल भी बताए थे, प्लेस भी बताया था कि कौन सा गुजरात में कौन सा पंजाब में, याद आया, ईयर भी बताया था, उत्खनन खर्ता भी बताया था, सब बताया था। तो वो वाला भी करवाया था भाई, रीड करना नहीं करना आपकी जिम्मेदारी है, हालांकि हम पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं अभी, हम आपको एक साथ पीडीएफ दे देंगे। क्लियर। सीओपी 29 संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, बाकू अजरबैजान में। और जो सीओपी 30 होगा आपका बच्चे, वो होगा ब्राजील में। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 का प्रावधान पूछा गया था, तो आपका राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 356 में। लिंक जेंडर लिंक बजट जो है स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में किस वर्ष दिखाई दिया, 2005 में आपका जेंडर बजट लाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है माव सिनराम, जो मेघालय की पहाड़ियां, पहले करवाया था हमने, पहले एक इससे पहले भी शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन आया था ना, पूर्वी खासी पहाड़ियों पर स्थित, हमने आपको लिख के बताया था। भारत में सर्दी के मौसम में बदलाव का मुख्य कारण पूछा गया था, पश्चिमी विक्षोभ होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, जो भूमध्य सागर से उठकर उत्तरी पश्चिमी भारत की ओर आते हैं और वर्षा लेके आते हैं। भारत की पहली विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बात हो रही थी, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, गलत नहीं करना क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभी। इकोनॉमिक जोन की घोषणा पूछी गई थी कि कब की गई थी, अप्रैल 2000 में आपकी एसईजेड की घोषणा की गई थी। क्लियर। आगे चले, एक आपको जो क्वेश्चन एचडीएफसी बैंक बजट से रिलेटेड था या फिर एक आपका इंटरेस्ट रेट था, हमें कंफर्म नहीं है। आपका एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड कोई तो क्वेश्चन था, करंट अफेयर से था, बट हमें पता नहीं है, इसलिए हमने आपको टॉपिक मेंशन किया है कि इस टॉपिक से था। 1 किलोग्राम पर लीटर में पूछा गया था कि कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये आपको ऐसा लिखा हुआ मिला होगा, पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह का मिला हुआ। चलो नेक्स्ट, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी, 10 मई 1857 को शुरू हुई थी, और कहां से शुरू हुई थी, आपकी मेरठ से, नोन एज सिपाही विद्रोह भी कहा गया, सिपाही विद्रोह। वैसे कई कई रीजन थे आपका इस विद्रोह होने का, लेकिन सबसे बड़ा जो था वो सिपाहियों ने कारतूसों का यूज करना मना कर दिया था, क्योंकि पहले की बंदूक में कारतूस भरने से पहले उसे दांतों से काटना पड़ता था। तो वो उनका कहना था कि कारतूस किसी जानवर की चर्बी से बना है, या तो वो गाय है या तो वो सुअर की चर्बी का है, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था। आगे चलते, वेद शब्द किस शब्द से लिया गया है, तो आपकी संस्कृत का शब्द है विद धातु, वहां से लिया गया, धातु पढ़ी है ना, पठ और ये वाली लट लगा लोट लगा याद होगा वो, तो वो आपका संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका कि अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या किसी चीज को जानना। बंगाल की खाड़ी के ऊपर जलवायु प्रभाव का कारण पूछा गया था, तो कई रीजन है, आप जाएंगे अपने ऑप्शन के थ्रू, आपको ऑप्शन में क्या था, तो गर्म तापमान, वर्षा में बदलाव, समुद्र का बढ़ता स्थल है, और चक्रवातों की आवृत्ति व तीव्रता में इंक्रीमेंट होता है। तो आप जाएंगे बच्चे अपने ऑप्शन के थ्रू। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, क्वेश्चन रिपीटेड है थर्ड टाइम, सड़क परियोजना है, या आप इसको बोल सकते हैं अ टाइप ऑफ रोड नेटवर्क। ठीक है, किन उनको जोड़ता है शहरों को, तो हमने आपको ये भी लिखा था, लिख लिख के बताया था, चेन्नई, कोलकाता, और इसका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज क्यों पड़ा वो भी बताया था, याद हो किसी को तो
पढ़ाई का तो नहीं याद रहता, बाकी सब तो खूब याद रहता है। मुंबई, इन सबको कनेक्ट करने पर जो इसका डायग्राम आया था भाई वो चतुर्भुज टाइप का आया था, तो इसका नाम दिया गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। परियोजना शुरू कब हुई थी बता चुकी हूँ वैसे मैं, 2001 में। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। सब बता चुकी हूँ, ये मैं दूसरी तीसरी बार बता रही हूँ आप लोग को। पूरी कब हुई थी? 2001 से शुरू हुई, 2012 में ये आपकी कंप्लीट हुई थी। ठीक है। प्रबंधन लिख लो, मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? आपका मैनेजमेंट किया जाता है NHAI, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म लिख लो, पूछ लिया जाता है। और हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय, शॉर्ट में लिख दिया है, राजमार्ग प्राधिकरण। इंग्लिश में बोल दे रही हूँ, लिख लो। बता दो, लिखवा दो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट, किस प्रकार के अनाज जो है, 1 मिनट, इसका वो और लिख लो, टोटल लेंथ, लंबाई। ये है आपकी 5846 किलोमीटर। कांस्टेबल एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, अभी पूछा गया था। और भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है ये, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पर लिख लो, भारत की सबसे बड़ी परियोजना। परियोजना के नीचे ऐसे कर रहा है हाइफन, ठीक है। और अगर आप विश्व की बात करेंगे तो विश्व की 5वीं। ठीक है। टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 13 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज टोटल 13 राज्यों से होकर गुजरता है। आगे चलते हैं। किस प्रकार के अनाज नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं? फलीदार अनाज है, जैसे कि दालें, मटर, सोयाबीन। गो थ्रू द ऑप्शन। आई थिंक फली ऑप्शन में था, फली शायद ऑप्शन में था, तो एक बार देख लेना। 3 तलाक और मुस्लिम विवाह बिल किस राज्य ने पास किया? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको असम ऑप्शन में मिला होगा। असम ने 3 तलाक मुस्लिम विवाह बिल को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है अपने स्टेट से। मैंने भी ज्यादा रीड नहीं किया इस बारे में, लेकिन आप एक बार देख लेना, ऑप्शन में आपको मे भी असम मिला होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी प्रतिशत जनगणना रहती है? देखो इस क्वेश्चन में मुझे पता नहीं बच्चे कि उन्होंने ग्रामीण जनसंख्या पूछी थी कि शहरी जनसंख्या पूछी थी। उन्होंने परसेंटाइल पूछा था या उन्होंने नंबर पूछा था कि नंबर ऑफ जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं उनका। तो मैंने आपको अपने हिसाब से सारा मेंशन किया, 4 चीजें जो आपकी चारों ही जरूरी हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करोगे तो आपका परसेंट हो जाएगा, कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 68.8, मतलब कि 949%। क्लियर? पर 1000। और अगर आप शहरी में जाएंगे तो आपका परसेंट हो जाएगा 31.16% और नंबर ऑफ हो जाएगा 929। मैंने अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर लैंग्वेज कंफर्म नहीं है। देखो लैंग्वेज कंफर्म नहीं होती, मैं आपको पहले बता देती हूँ, मैं नहीं बोलती कि भैया यही क्वेश्चन आया था, सीधी सी बात है। आप बोलो उससे पहले मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, कुछ क्वेश्चन था बस इसी से था, इन्हीं 4 नंबर्स में से कोई डेटा आपका पूछा गया था। ग्रामीण परसेंटेज पूछा गया था या शहरी नगरीय परसेंटेज पूछा गया था, ये देख लेना। ये बाई नंबर परसेंटेज नहीं, डायरेक्ट नंबर पूछे गए। तो इन चारों नंबर्स में से कुछ तो पूछा गया था, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। चलो, नोमैडिक एलिफेंट किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और मंगोलिया के बीच में आपका होने वाला अभ्यास है आपका नोमैडिक एलिफेंट। सर्वोच्च न्यायाधीश के पद से हटाने की प्रक्रिया पूछी गई थी क्या? दोनों क्वेश्चन मेंशन किए, देखो दोनों में से कोई एक था, वन ऑफ देम, दोनों ही मेंशन कर दिए बट मैंने। किस अनुच्छेद के अगर हटाने की प्रक्रिया की बात आएगी तो आर्टिकल हो जाएगा हमारा 124 का क्लॉज 4 और 217 का क्लॉज 1B। ठीक है। और अगर ये पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद के द्वारा किस माध्यम से हटाया जा सकता है, तो आपका विशेष बहुमत हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन में बच्चे कोई एक क्वेश्चन था, आप अपने अकॉर्डिंग पिक कर लीजिए, जो था वेल एंड गुड, नहीं था तो अपना एक क्वेश्चन और रेडी हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है। बता पहले देती हूँ, जो क्वेश्चन कंफर्म नहीं होता मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं कि ये क्वेश्चन था नहीं था या इस लैंग्वेज में नहीं था। भारतीय सेना ने मानवीय सहायता व आपदा राहत HADR का एक अभ्यास किया हुआ था, पूछा गया था कहाँ आयोजित किया गया, तो अहमदाबाद और पोरबंदर में आयोजित हुआ था। एक क्वेश्चन ये मिला था, लैंग्वेज कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज इशू है मुझे।
पता नहीं है क्या पूछा गया था, और अगर ये पूछा गया था क्वेश्चन इसी तरह पूछा गया था, मतलब ये वाला लैंग्वेज कंफर्म है, सॉरी ऑप्शन नहीं कंफर्म है, ये क्वेश्चन तो ये आया था कि गैसीय गुण किसमें होता है। हो सकता है आपको सब्सटेंस दिए हो कि निम्नलिखित में से किसमें गैसीय गुण पाया जाता है, तो वहां पर ऑप्शन के थ्रू जाइए, और अगर कोई बताना चाहे ऑप्शंस क्या थे तो हम कंफर्म करा देंगे। या निम्नलिखित में से किसमें गैसीय गुण होता है, तो पदार्थ की गैसीय अवस्था में होता है, आप ऑप्शन के थ्रू इसका आंसर करेंगे। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग मेंशन किया आंसर यहाँ पर। केंद्रीय मामले युवा एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर सर ने चंडीगढ़ में किस प्रतिभा खोज कार्यक्रम का उद्घाटन किया था? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति का किया गया था आपका इनॉग्रेशन। आगे चलते हैं। भारत ने फार्मा, ऑटोमोबाइल और आतिथ्य देशों के लिए किसके साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर साइन किया? उज्बेकिस्तान के साथ आपका फार्मा एंड ऑटोमोबाइल को लेकर समझौता हुआ है। एक आपका क्वेश्चन मिला है भैया एलपीजी नीति 2091 से, पता नहीं है क्या है। और एक क्वेश्चन थार मरुस्थल शायद पाई जाने वाली जलवायु या पेड़ पौधे के बारे में बात की गई है। एलपीजी बताओ अच्छा एक बात, 1991 का एलपीजी मॉडल जो है वो किसने पेश किया था? एलपीजी मॉडल किसने पेश किया था बताओ, कमेंट करो। चलो थोड़ा काम आपको भी देते हैं, आलसी हो गए हो कतई, करोगे नहीं लेकिन छोड़ो यार, मैं ही बता देती हूँ। देखो जब आपका एलपीजी मॉडल पेश किया गया तब जो आपके वित्त मंत्री थे उनको ही इसका श्रेय दिया गया, और उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, आपकी आर्थिक नीति जो शुरुआत की गई थी एक्चुअल वो थी 24 जुलाई 1991। और आपका एलपीजी का जो फुल फॉर्म था, गैस सिलेंडर वाला नहीं है भैया जी, तो था उदारीकरण, लाइबराइजेशन, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण मॉडल यानी कि ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण मॉडल बोला गया, ठीक है समझ गए, लाइबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडल। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका थार मरुस्थल से मुझे मिला था, यहाँ पे शायद आपका कोई पौधे वौधे पूछे गए थे, जो भी था तो यहाँ पे एक बार इसको रीड कर लेना। मुझे इतने क्वेश्चन देखो मिल पाए, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि ठीक ठीक क्वेश्चन आपको मिल जाए, और जिनमें लैंग्वेज कंफर्म नहीं थी वो भी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया पहले। ठीक है, चलिए हम आपको सारी पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो और रिमेनिंग शिफ्ट हमारी 11 और 12 की बची हुई हैं, ठीक है मैं करा दूंगी उनको भी, हालांकि मुझे उतना अच्छा रिस्पांस मिल नहीं रहा इस समय, बट कोई बात नहीं है, मैं करा दूंगी पीडीएफ में आपको कंबाइन करके दे दूंगी। क्लियर, चलो इस वीडियो के साथ खत्म करते हैं भैया। आईटी सिद्धम हो गया हमारा पेपर खत्म, अब अगला सीजीएल सीएचएसएल वालों तैयारी शुरू करो भाई। पिछले एग्जाम में बैंड बज रखी थी, फिर बाद में बोलते हो पेपर कहाँ से सेटअप हो रहा है ना, फिर बोलते हो ये पढ़ा था वो पढ़ा था, यूट्यूब वाले इस टीचर का नहीं आया उस टीचर का नहीं आया, तो दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, खुद की मेहनत पे भरोसा करो, पहली बात तो ये। ठीक है, चलो सेल्फ स्टडी करो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, किसी को ब्लेम नहीं करना, अपनी गलती के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करना है। फर्स्टली एक चीज और ध्यान रखना है, कभी भी आप पढ़ाई नहीं करते हो, आप कभी ये नहीं बोलो कि हमने इस टीचर से पढ़ा था और इसने ऐसा पढ़ाया वैसा पढ़ाया। आप अपनी अपनी कहीं ना कहीं फॉल्ट को किसी और की पीछे मत छुपाना। ठीक है, चलो पढ़ाई स्टार्ट करो भैया। फिर से 1 महीना मान के चलो आपका फॉर्म भरेगा, आप उसमें इधर उधर घूमते रहेंगे, तो 1 डेढ़ महीना का मार्जिन लेके चलते हैं। आपका एग्जाम शुरू है तो सीएचएसएल और सीजीएल दोनों वाले बच्चे पढ़ाई शुरू करो सीरियसली। ठीक है, चलो तो वीडियो को खत्म करते हैं। 11-12 का हम आपको शिफ्ट प्रोवाइड करने की जल्दी कोशिश करके पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर देंगे आपके लिए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी बच्चे हमारे साथ अभी तक, मैं सबका थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो भी लास्ट ईयर सीजीएल एग्जाम से हमारे साथ ऐड है, वापस से सीजीएल एग्जाम हमारा, मैं मान के चले लगभग 6 या 7 महीने हो गए हमें। अच्छा लग रहा है आप लोग इतने अच्छे क्वांटिटी में हमारे साथ ऐड हुए है ना, बने रहे, पेशेंस बनाए रहे, आप भी बने रहे। बहुत ही कम बच्चे ऐसे मुझे मिले जो स्किप करके या चैनल को लीव करके गए हैं, जो भी रहे उनके लिए भाई दिल से थैंक यू, इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया, अदरवाइज मैं तो सोच भी नहीं रही थी इस तरह का कुछ। चलिए तो आई होप सब लोग अच्छे से स्टडी करोगे, गलतियां करने से बचो, अपने वीक पार्ट पे फोकस करो, जो आपका प्रिपेयर है वो बढ़िया है, जो नहीं प्रिपेयर है उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है,
चलिए, फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, साथ में बने रहें। और आपका अगर एग्जाम है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे ऐड ऑन बने रहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है या जब तक आपका अपकमिंग एग्जाम पूरा नहीं हो जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच।